हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और साल 2022 में नासा ने एक रेड जायंट स्टार के फटने से पूरे के पूरे प्लैनेटरी सोलर सिस्टम को तबाह होते हुए देखा। उनके हिसाब से ये कॉस्मिक कैनिबलिज्म का एक केस था, जिसमें उस स्टार के फटकर मरने से हुई तबाही की वजह से एक एक करके वहां पर मौजूद प्लैनेट्स के टुकड़े हो गए थे। बट चलो, ये स्टार तो हमसे कोसों दूर था, लेकिन अभी यही सेम प्रोसेस फिर से रिपीट हो रहा है, वो भी CW लियोनिस नाम के एक ऐसे सितारे में जो हमसे बीटलजूस से भी ज्यादा करीब है। ये स्टार अपने लाइफ के लास्ट स्टेजेस में है और करंटली मर रहा है। यानी क्या ऐसा हो सकता है कि इसके फटने से हमारी पृथ्वी की भी वही हालत हो जो उस प्लैनेटरी सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स की हुई थी जब लास्ट सितारा फटा था, जो हमने मरते हुए देखा था। बट एक सेकेंड, नासा की इस रिसर्च के अनुसार कुछ रेड जायंट्स इनफैक्ट लाइफ सपोर्टिंग एनवायरमेंट्स पैदा करते हैं। सो अगर ये स्टार फटता है और हम बच जाते हैं, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस स्टार के सराउंडिंग एरिया में जो नए नए प्लैनेट्स या नए नए सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, उसमें लाइफ की पॉसिबिलिटी हो सकती है? वेल, लेट्स फाइंड दैट आउट। सो अभी हाल ही की अगर बात करूं ना, तो हर साल ये सितारा आज के टाइम पे 4 प्लूटो जितने मास को बाहर फेंक रहा है, और ये इतना बड़ा है कि अगर इसने हमारे सन को रिप्लेस कर दिया तो उसका रेडियस मार्स के ऑर्बिट तक होगा। इसके इस वॉयलेंट डेथ फेस में होने की वजह से ये कॉन्स्टेंटली अपने साइज को चेंज करके डिम और ब्राइट हो रहा है। इनफैक्ट इसी ब्राइटनेस फ्लक्चुएशन की वजह से 1969 में पहली बार CW लियोनिस को देखा भी गया था। दरअसल 1969 की एक रात को अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट एरिक बेकलिन माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी से लियो कॉन्स्टेलेशन में अपने रूटीन ऑब्जर्वेशंस कर रहे थे। तभी उन्हें वहां पर एक अजीब सा स्टार दिखाई दिया, एक ऐसा स्टार जो पीरियोडिकली अपने ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली और एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स ना होने की वजह से उस स्टार की डिटेल स्टडी नहीं कर पाए वो। पर अपने पास अवेलेबल डेटा सेट से जब उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस को मैच किया, तब उन्हें यह पता चला कि स्टार का बिहेवियर किसी रेड जायंट स्टार जैसा है। देखो, रेड जायंट फेस ना किसी भी स्टार के मौत के पहले का आखिरी स्टेज होता है, जिसके बाद वो स्टार एक बड़े से धमाके के साथ फट जाता है। ऐसे मरते हुए स्टार्स को सबसे पहले 1596 में ऑब्जर्व किया गया था, वो भी तब जब एक जर्मन पास्टर आसमान में मर्क्यूरी को ढूंढ रहे थे। एक्चुअली हुआ यह था कि डेविड फेब्रिशियस नाम के एक जर्मन पास्टर मर्क्यूरी प्लैनेट को ढूंढ रहे थे, और उन्होंने एक प्लैनेट को देखा जो उनके हिसाब से मर्क्यूरी था। पर बाद में जाकर यह पता चला कि उन्होंने जिस प्लैनेट को देखा था वो मर्क्यूरी नहीं बल्कि जुपिटर था। तो उन्होंने फिर एक बार मर्क्यूरी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इस बार करेक्ट ऑब्जर्वेशन के लिए उन्होंने स्काई में एक रेड कलर के रेफरेंस स्टार मीरा को चुना, जिससे वो जुपिटर और मर्क्यूरी के पोजीशन में फर्क बता सके। और लाल इसीलिए क्योंकि रेड होने की वजह से वो स्टार आसानी से आसमान में दिखाई दे रहा था और किसी दूसरे स्टार के साथ उसे कंफ्यूज नहीं किया जा सकता था। अब इस रेफरेंस स्टार मीरा की मदद से उन्होंने अगस्त में अपने ऑब्जर्वेशन शुरू किए। बट गेस व्हाट, अक्टूबर आते आते उन्होंने ये देखा कि उनका वो रेफरेंस स्टार धीरे धीरे डल होकर गायब हो गया। इस वजह से उन्होंने ये अज्यूम किया कि उन्होंने उस स्टार को मरते हुए देख लिया। पर अगले साल के फरवरी तक वो स्टार वापस से नजर आने लग गया। अब उस समय उन्हें पता नहीं था कि ये स्टार असल में मरा नहीं था, बल्कि अपने लाइफ के आखिरी स्टेजेस में था, जिसकी वजह से वो पीरियोडिकली डिम और ब्राइट हो रहा था। लेकिन आज हमें ऐसे स्टार्स का एग्जैक्ट बिहेवियर पता है। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये मोर देन 400 लाइट ईयर्स दूर है और डिम ब्राइट होते रहता है, इसे ऐसे ही आंखों से देखना एक्सट्रीमली हार्ड है। हबल से जो इमेज कैप्चर की गई थी वो काफी क्लियर है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कितना ह्यूमंगस है ये स्टार, एक वेब स्ट्रक्चर में मौजूद स्टार। ऐसे वियत स्टार को 6 सालों तक स्टडी करने के बाद साइंटिस्टों को यह पता चला कि वो अपने लाइफ के लास्ट स्टेज में है, और उसके बगल में मौजूद जो गैस का क्लाउड है वो अपने साइज में बढ़ते चले जा रहा है। प्लस इसी गैस क्लाउड की वजह से हर 649 डेज के बाद वो डिम हो रहा है। पर फेब्रिशियस के समय में उसका ये वहम दूर किया एक इटालियन पास्टर एंजेलो सेची ने, जिसने स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी इजाद किया था। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक की मदद से जब उसने फेब्रिशियस के मीरा स्टार को देखा, तो स्पेक्ट्रल लाइंस के एनालिसिस से उसे यह पता चला कि स्टार में कार्बन की मात्रा काफी ज्यादा है। यानी एक नए टाइप का स्टार डिस्कवर हुआ था जिसे नाम मिला कार्बन स्टार। और ये हमारा रेड जायंट स्टार जो अभी करंटली मर रहा है, CW लियोनिस, वो भी इसी कैटेगरी में आता है। जिनकी खास बात ये होती है कि वो किसी भी नॉर्मल रेड जायंट स्टार्स के विपरीत अपने मौत के बाद डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि लाइफ का एवोल्यूशन लेकर आते हैं। यस, वियर्डली
बट दैट्स ट्रू। सो ये कार्बन स्टार्स अपने मौत के बाद लाइफ का एवोल्यूशन कैसे लाते हैं? तो देखो, नासा के स्टडी के अकॉर्डिंग कार्बन स्टार्स के मौत के बाद बचे हुए प्लैनेटरी नेबुले बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के आइडियल हॉटस्पॉट्स होते हैं। इनफैक्ट इसे उन्होंने एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी किया है। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने लेबोरेटरी में वही सेम कंडीशंस को रिक्रिएट किया जो इन कार्बन स्टार्स के इंटीरियर्स में होते हैं। फिर इन कंडीशंस में उन्होंने नाइट्रोजन कंपाउंड्स और कार्बन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को इंजेक्ट किया और रेडिएशन की मदद से इस पूरे मिक्सचर को एनालाइज किया। इस एनालिसिस के बाद उन्हें यह पता चला कि इन कंडीशंस में नॉर्मल नाइट्रोजन कंपाउंड्स रिएक्शन से कन्वर्ट होते हैं इनटू लाइफ फॉर्मिंग एमिनो एसिड्स लाइक क्विनोलिन एंड आइसोक्विनोलिन, जो कॉमनली फाउंड अमीनो एसिड टायरोसिन के डेरिवेटिव्स है, यानी उससे काफी रिलेटेड है। लेकिन अगर हम CW लियोनिस द डाइंग रेड स्टार की बात करें तो इसके नेबुले के रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंट से भी एक कदम आगे है। केमिकल एनालिसिस के बाद साइंटिस्टों को यह पता चला कि वहां पर NH4, H2O और आयरन जैसे 70 लाइफ फॉर्मिंग केमिकल कंपाउंड्स ऑलरेडी मौजूद है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, साइंटिस्टों के हिसाब से ऐसे कार्बन स्टार्स के नेबुले में मौजूद कंपाउंड्स स्टेलर विंड्स यानी स्टार से निकले पार्टिकल्स के साथ फ्लो होकर पूरे यूनिवर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सो इसका मतलब समझ रहे हो, ऐसे लाइफ सपोर्टिंग कार्बन स्टार्स या इनके पेरेंट कैटेगरी द रेड जायंट्स, इनको समझने से हम पृथ्वी पर लाइफ के ओरिजिन को पोटेंशियली थियोरेटिकली बैक ट्रेस कर सकते हैं। और इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि एक रेड जायंट कैसे कार्बन स्टार में तब्दील होता है। सो देखो, अगर किसी स्टार का मास 0.5 से 8 सोलर मासेस के बीच होगा तो हमारे करंट थियरीज के हिसाब से वो स्टार अपना पूरा हाइड्रोजन बर्न करके रेड जायंट फेस में एंटर करेगा। इसके बाद उस स्टार में एक हीलियम कोर और हाइड्रोजन का आउटर शेल बचता है, जिसके वजह से वो स्टार साइज में फूल कर अपने ओरिजिनल साइज से 100 से 1000 टाइम्स बड़ा हो जाता है। प्लस रेड जायंट बनने के बाद एक स्टार का एवरेज टेम्परेचर होता है 2200 से 3200 डिग्री सेल्सियस, जबकि उसके कोर में मौजूद हीलियम को फ्यूजन के लिए कम से कम इतना टेम्परेचर लगता है, क्योंकि इस टेम्परेचर के बाद हीलियम एटम्स की किनेटिक एनर्जी उनके बीच के रिपल्शन फोर्स को ओवरकम करती है, जिससे वो कोलाइड होकर फ्यूज हो सके। इसका सीधा मतलब है कि इस रेड जायंट फेज में आते ही हीलियम फ्यूजन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से स्टार के ग्रेविटी और प्रेशर के बीच एक डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है और इंटेंस ग्रेविटी के चलते वो स्टार एक ही झटके में अपने ही कोर में कोलैप्स होकर बाउंस बैक हो जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ग्रेविटी के इनवर्ड प्रेशर की वजह से कोर कंप्रेस होकर हीट होने लगता है और उसमें मौजूद गैसेस कन्वेक्शन की वजह से एक्सपैंड होकर उसे कूल करते हैं। इस कोर के कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन प्रोसेस की वजह से हमें ये स्टार्स पीरियोडिकली डिम और ब्राइट होते हुए नजर आते हैं। पर इस पल्सेशन साइकिल में फिर एक ऐसा फेज आता है जब वो स्टार ऑलमोस्ट एक ब्लैक होल बनने वाला होता है, बट देन उसके जस्ट पहले ऐसे आइडियल कंडीशंस बनते हैं कि ब्लैक होल बनने के बजाय वो हीलियम फ्यूजन करना शुरू कर देता है। दरअसल होता ही है कि समय के साथ इन स्टार्स का सारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होके ऑलरेडी मौजूद हीलियम कोर का मास बढ़ाता है, जिसकी वजह से ग्रेविटी इन स्टार्स के कोर को और भी ज्यादा कंप्रेस करती है, इतना ज्यादा कि इसके बाद स्टार के कोर में क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट्स दिखना शुरू हो जाते हैं और एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के स्टार के अराउंड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग सी बना लेते हैं, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से फर्दर ग्रेविटेशनल कंप्रेशन को अपोज करके स्टार को ब्लैक होल में कोलैप्स होने से बचाते हैं। बट यू सी, इस एक्सट्रीम कंप्रेशन और उसके ऑपोजिशन से कोर का टेम्परेचर हीलियम फ्यूजन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है और इस पॉइंट पर स्टार के कोर में मौजूद हीलियम ट्रिपल अल्फा प्रोसेस से फ्यूज होना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले 2 हीलियम एटम्स फ्यूज होकर बेरिलियम 8 बनते हैं, बट क्योंकि बेरिलियम का ये आइसोटोप हाईली अनस्टेबल होता है और अपने फॉर्मेशन के इतने से ही सेकंड में डीके हो जाता है, इसीलिए ये बेरिलियम 8 तुरंत ही एक और हीलियम एटम के साथ फ्यूज होकर स्टेबल कार्बन एटम बनाता है। यानी इन स्टार्स में होने वाला ट्रिपल हीलियम फ्यूजन या सिंपल ट्रिपल अल्फा प्रोसेस यूनिवर्स में मौजूद सभी कार्बन एटम्स का मेन सोर्स है। प्लस ये प्रोसेस इतना फास्ट है कि जहां हाइड्रोजन से हीलियम बनाने में किसी स्टार को मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, वही हीलियम से कार्बन बनाने का प्रोसेस सिर्फ 10,000 साल में ही पूरा हो जाता है। और इस प्रोसेस के इतने तेजी से होने की वजह से साइंटिफिक टर्म्स में इसे हीलियम फ्लैश कहते हैं। अब इस पॉइंट पर इन स्टार्स का कोर मेनली कार्बन से बना होता है, जिसे आगे फ्यूज होने के लिए कम से कम 4.9 into 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर लगता है। तो CW लियोनिस जो हमें अभी मरते हुए दिख रहा है, उसका कोर इतना मैसिव नहीं है कि वो कार्बन फ्यूजन के आइडियल कंडीशंस तक हीट हो सके, और इसीलिए इस जैसे स्टार्स जो सिर्फ कार्बन तक ही एलिमेंट को फ्यूज कर पाते हैं, उन्हें कार्बन स्टार्स कहते हैं।
और फ्रेंड्स, हमारे करंट स्टेलर मॉडल्स के हिसाब से CW लियोनिस अपने डेथ के बाद एक व्हाइट डुऑफ में तब्दील हो जाएगा, जो अराउंड 10 बिलियन ईयर्स तक जलते हुए इवेंचुअली एक ब्लैक डुऑफ बन जाएगा, जब उसकी सारी एनर्जी स्पेस में रेडिएट हो गई हो। पर हाँ, वी आर लकी इन दैट सेंस, क्योंकि लियोनिस जैसा हर रेड जायंट स्टार इतना क्वाइटली नहीं मरता। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द रेड जायंट स्टार्स एक बड़े धमाके के साथ अपनी लाइफ को एंड करते हैं, और ऐसा ही एक रेड जायंट जो हमें 8th सेंचुरी BC से पता है, उसके फटने की वार्निंग नासा ने अभी रिसेंटली दे दी है। अब ये स्टार कौन है और कब फटेगा और इसके फटने से पृथ्वी पर क्या असर होगा, इसे मैंने डिटेल में इस वीडियो में कवर किया है। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। सी यू नेक्स्ट टाइम, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।